गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? यस मैम। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि हम लोगों ने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फाइन स्ट्रक्चर एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर का करना है, जिसमें लैम्प शिफ्ट ये सब चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो दो चीजें हैं, देखो। एक फाइन स्ट्रक्चर होता है, एक हाइपर फाइन स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहली चीज, फाइन स्ट्रक्चर में इस चीज को आप चाहे लिख लो। फाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है? आ, मतलब फाइन स्ट्रक्चर में जब सिस्टम को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसलिए उसमें क्या होती है? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है। इसमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से स्प्लिटिंग होती है, उसको हम लोग फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। रिपीट कर रही हूँ, फाइन स्ट्रक्चर में, ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर में जब हम लोग किसी भी सिस्टम को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है विद मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से क्या होती है? एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, जीमन इफेक्ट सारे ये फाइन स्ट्रक्चर के अंडर आ जाते हैं। जो जीमन इफेक्ट है, ये सब चीजें फाइन स्ट्रक्चर के अंडर आती हैं। और जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है? हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन तो इंटरेक्ट करता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इंटरेक्ट करता ही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बट न्यूक्लियस भी इंटरेक्ट करता है इसमें। न्यूक्लियस भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करेगा। मेन इसमें न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होने की वजह से क्या होता है? हाइपरफाइन स्ट्रक्चर बनता है। आप लोगों को याद होगा, ये हम लोग चीज कर चुके हैं। इसमें हम लोग टोटल एफ निकालते थे। ठीक है, टोटल एफ क्या था? आई प्लस जे। आई होता था न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, ये क्या होती थी? न्यूक्लियर स्पिन। और ये हमारा क्या था? टोटल एंगुलर मोमेंटम था फॉर इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की वजह से जब ओवरऑल इफेक्ट देखा गया तो उसको हमने क्या बोला? हाइपरफाइन स्ट्रक्चर बोला। ठीक है, तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद स्पिन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी में चेंज आता है, ठीक है, सबसे पहले स्पिन स्पिन इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी में चेंज आता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी में चेंज आता है वो आपको पता होना चाहिए। जो एनर्जी में चेंज आता है वो क्या होता है? वो इसके मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख रही हूँ। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी में चेंज आता है, डेल्टा टी से डिनोट कर रही हूँ। वो किसके इक्वल होता है? आर इन्फानाइट अल्फा स्क्वेयर Z4 डिवाइडेड बाय HQ 1 बाय J प्लस हाफ -3/4n। ठीक है, और इसी इक्वेशन को ड्राक इक्वेशन बोला जाता है। इसको ड्राक इक्वेशन बोला जाता है। और आर इन्फानाइट सबको पता है कि रिडबर्ग कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। और जो अल्फा है, अल्फा की कोई वैल्यू बताएगा क्या होती है? हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं ये। 1/137। ठीक है, अल्फा की वैल्यू ये हम लोग जब बोहर मॉडल किया था उस टाइम पे की थी। जे सबको पता है कि टोटल क्वांटम नंबर है ये टोटल क्वांटम नंबर है। और जे की जो वैल्यू है वो क्या होनी है? L-S टू L+S।
और n हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, अब इसमें देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म को इसमें जैसे आर इन्फानाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू रख दी, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो डेल्टा टी आता है, क्योंकि ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो आपके पास आ जाता है वैल्यू 5.84 Z4 बाय, नीचे आ जाता है एन क्यूब। एक मिनट, अच्छा एच क्यूब ही है। क्या हुआ? एन क्यूब इंटू जे प्लस वन। ये बन जाएगा J+½ - 3/4n। टर्म शिफ्ट ही निकाल रहे हैं। क्या हुआ? टर्म शिफ्ट है। नहीं, अभी नहीं आएगी वो, अभी बताऊंगी, वो भी आएगी। पहले तो आपने डेल्टा टी टर्म शिफ्ट ही बोली। डेल्टा टी ये एनर्जी चेंज है। इन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी में चेंज आता है वो लिखा है मैंने यहाँ पे। अभी तो सिर्फ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की बात हो रही है, और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से क्या निकल के आता है, फाइन स्ट्रक्चर निकल के आता है। और जो ये इक्वेशन है इसको हम लोग ड्राक इक्वेशन बोलते हैं। अब उसके बाद देखो, ये लिख लिया है सबने? मैडम ये नीचे एच क्यूब लिखा है आपने, 5.84 Z4 अपॉन एच क्यूब। यस, बट ना यहाँ पे एक मिनट रुको, एच क्यूब नहीं आएगा यहाँ पे, ना थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग में भी इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे एन क्यूब ही आएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पे एच क्यूब नहीं है, यहाँ पे एन क्यूब है। यहाँ पे एन क्यूब करो, क्योंकि अदरवाइज तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। यहाँ पे भी एन क्यूब आएगा, यहाँ पे भी एन क्यूब आएगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ये एच क्यूब नहीं है, एन क्यूब है ये। और ये सेकंड टर्म 4n है कि 4 की पावर n? नहीं, 4n है, 4 के साथ मल्टीप्लाई है n। तब उसके बाद देखो, हम लोग फाइन स्ट्रक्चर हमने अभी तक बनाया नहीं था, तो हम सबसे पहले फाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइड्रोजन एटम का। सबसे पहले हमने फाइन स्ट्रक्चर बनाना है ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ था। एच एटम का हमने फाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो हाइड्रोजन एटम का फाइन स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ बोहर मॉडल की। बोहर मॉडल ने हमें क्या क्या दिया था, ठीक है, सबसे पहले हम अब तक क्या क्या चीजें कर चुके हैं। बोहर मॉडल ने हमें क्या बताया था, हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था कि एक एन होता है, एक एल होता है, एक एम एस होता है, एक एम एल होता है, ठीक है, एक एस ओ की वैल्यू होती है। ये सारे क्वांटम नंबर्स हमें बोहर मॉडल से पता चले थे। तो बोहर मॉडल ने क्या बताया था कि अगर एन की वैल्यू 1 है, कि एन की वैल्यू 1 है, तो एल की वैल्यू बोलो कितनी होगी? 0। 0, ठीक है। अगर हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है, अगर हमारे पास लाइक एन की वैल्यू हो जाए 2, एन की वैल्यू हो गई 2, तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या है, 2 बनेंगी, ठीक है। एल की वैल्यू एक बनेगी 1, एक बन जाएगी 0, ठीक है। अगर मैं आगे जाऊं, आगे जाती हूँ, तो एन की वैल्यू अगर मैं 3 रख रही हूँ, तो एल की वैल्यू एक 2 बनेगी, एक 1 आएगी, और एक क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। हमें एन पता चल गया,
एल पता चल गया। अगर मैंने जे निकालना हो, जे क्या होता है? जे होता है हमारा, जो जे है वो होता है L-S2, L+S तक जाती है वैल्यू, L-L, L-S2, L+S तक जाती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा हम लोग लेते हैं 1/2। तो जे की वैल्यू यहाँ से क्या बननी चाहिए? जे की वैल्यू आपकी बननी चाहिए, जे की वैल्यू बननी चाहिए L माइनस, मतलब प्लस माइनस लिख सकती हूँ हाफ। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं सिर्फ, क्योंकि फाइन स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन के बारे में इंटरेक्शन देखी जाती है, इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं हम लोग मेनली। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है 1/2 बोहर मॉडल में, ठीक है। एस की वैल्यू 1/2 रखोगे तो जे आ गया L प्लस माइनस हाफ। अब फर्स्ट केस में एल हमारा 0 है। तो अगर फर्स्ट केस में एल हमारा 0 है तो यहाँ से जे की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस केस में क्या है? इस केस में जे की दो वैल्यूज आएंगी, एक बनेगी 3/2 और एक बनेगी 1/2। इस केस में जे की वैल्यू 1/2 आएगी। इस केस में आएगी आपके पास 5/2 और 3/2। इसके एल की वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 3/2 एंड 1/2। एल की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/2 आएगी। तो आपके पास ऐसी वैल्यूज निकल के आएंगी, ठीक है। आपके पास ऐसी वैल्यूज निकल के आएंगी। और जो ये है इसको बोलते हैं ड्राक लेवल्स, के इसको आप लोग क्या बोलते हो? ड्राक लेवल्स। और इन लेवल्स को आप लोग बोहर लेवल्स बोल सकते हो। इनको आप क्या ले सकते हो? बोहर लेवल्स। अब मैं थोड़ा सा ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ, ये हमने पहले नहीं की है। बोहर मॉडल ने हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स और आगे आपको एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था। इसलिए इसने क्या किया था, एन अगर 1 है तो वही एल की वैल्यू 0, N 2 है तो आपके पास दो लेवल्स बन गए, ठीक है। एन की वैल्यू 3 है तो आपके पास तीन लेवल्स बन गए। तो ऐसे इसने स्प्लिटिंग की थी, ठीक है। ऐसे इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बने बने थे। तो ये बोहर ने बताया था ना हमें, तो जो ये एनर्जी लेवल्स आएंगे इसको मैंने बोहर लेवल का नाम दे दिया। अब आगे चलते हैं, आगे फिर टोटल जे की बात निकली, वो निकली थी ड्राक से, ठीक है। ड्राक ने बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए एस की वैल्यू 1/2 रखी। एल की वैल्यू ऑलरेडी बोहर ने निकाल दी थी, तो वहां से जो लेवल्स की स्प्लिटिंग हुई उनको हमने क्या बोला? ड्राक लेवल्स बोला, ठीक है। उनको हमने क्या बोला? ड्राक लेवल्स बोला। यहाँ से हमने डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी हो वो भी निकल जाएगी। डेल्टा टी की अगर हमने वैल्यू निकालनी हो वो भी निकल जाएगी। वो क्या होगी? डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी हो वो बनेगी, इस लेवल के लिए बनेगी 1.46, इस लेवल के लिए बनेगी 0.091, 0.456, ठीक है, 0.456। इन लेवल्स की एनर्जी है ये जो सामने सामने मैंने लिखे हुए हैं। इस एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी इतनी बनेगी। वैसे एक चीज बता दूं कि ये मैं पर सेंटीमीटर में निकाल रही हूँ। पर सेंटीमीटर मतलब कि मैं क्या देख रही हूँ? 1/λ। तो 1/λ क्या होता है? वेव नंबर। तो हम लोग वेव नंबर की टर्म्स में शिफ्ट देख रहे हैं, ठीक है। वेव नंबर्स की टर्म में क्या देख रहे हैं? शिफ्ट देख रहे हैं। एनर्जी में शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर देख रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, साथ में यूनिट्स लगा लेना कि मैं पर सेंटीमीटर में देख रही हूँ इसको। और अगर मैं 5/2 के लिए देखूं तो 0.018, ऐसे ही 0.054, ऐसे एनर्जी चलती है। आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगी कि आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें याद रखनी है। ये एनर्जीज आती हैं इसकी, ठीक है। तो दो चीजें आ गई, बोहर ने हमें एक बोहर लेवल्स आ गए, एक हमारे पास आ गए एस की वैल्यू से उसको स्प्लिट किया गया टोटल एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में। तो वहां से हमें क्या पता चला था? ये मतलब जो जे की वैल्यू थी वो हमें ड्राक ने दी थी। जे की वैल्यू हमें किसने दी थी? ड्राक ने। तभी तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वाली इक्वेशन को क्या बोला गया था? ड्राक इक्वेशन बोला गया था, ठीक है। ये क्या बोली गई थी? इसको ड्राक इक्वेशन बोली गई थी। तो ये हमें डार्क लेवल्स भी पता चल गए कि क्या होते हैं।
अब हमें ड्राक लेवल्स भी पता चल गए हैं कि क्या होते हैं। इसको लिख लो फटाफट से। हाँ, कर दो, मैं नेक्स्ट स्लाइड। अब उसके बाद देखो, अगर मैं इस फाइन स्ट्रक्चर को एक डायग्राम में हम लोग बनाएं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स तो हमें पता चल गया कि क्या क्या स्प्लिट होंगे। तो ऐसे बनते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, ठीक है। n की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास क्या बनता है? n की वैल्यू 1 के लिए देखो, मैं किसी और कलर से कर देती हूँ इसको। n की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास एक लेवल बनता है। अगर हम इसको टर्म सिंबल की फॉर्म में बनाएं, टर्म सिंबल की फॉर्म में बनाएं तो ये कैसा बनेगा लेवल आपका? ये बन जाएगा n, ऐसे ही बनता है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, NL1/2, क्योंकि यहाँ पे स्पिन की बात नहीं कर रही हूँ। स्पिन की बात तब करूंगी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दो है, तीन है। तो इसलिए मैंने टर्म सिंबल जस्ट इसको ऐसे लिखा है। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा? n की वैल्यू 1 है, L 0 है, इसका मतलब S बनेगा। J की वैल्यू 1/2 है, तो इसको पैर में डाल लो, चाहे इसको J। ठीक है, मैं इस टर्म में लिखूंगी, इसके पैर में J डाल लो। अगर आपने इसको जनरलाइज करना है, मैं इस टर्म में लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं 2s+1 की बात नहीं करने वाली। J की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऐसे ही अगर आपने इसके लिए लिखना हो तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2। L की वैल्यू 1 है तो P एक 1/2 बन जाएगा, एक 3/2 बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास, ऐसे ही नेक्स्ट बन जाएगा। उसके लिए L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 है तो S आ जाएगा। इसके लिए 2s1/2 बन जाएगा। इसके लिए आपके पास 3 है ना, तो L की वैल्यू 2 है तो बनेगा D 5/2, और 3D 3/2। ऐसे ही इस केस के लिए L की वैल्यू 1 है, 3p 3/2, 3p 1/2। ऐसे ही इसके लिए 3, S की मतलब L की वैल्यू 0 है तो S आएगा। ये बन जाएंगे एनर्जी लेवल। ठीक है, ये हमारे टर्म्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैंने टर्म सिंबल लिख दिया है इनको। तो टर्म सिंबल की फॉर्म में लिखा है, तो अब हम बात करते हैं आगे। अगर मैंने यहाँ पे बनाने हो, ठीक है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 के लिए आपके पास देखो टर्म सिंबल कैसा बनेगा। n की वैल्यू 1 के लिए आपके पास जो टर्म सिंबल है वो बना 1s1/2। ये हमारा बोहर लेवल था, बोहर स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो आप इसको। ये हमारा बोहर स्पेक्ट्रम था। ये हमारा क्या आ गया है? ड्राक स्पेक्ट्रम आ गया है, डार्क लेवल्स बोल सकते हो। डार्क स्पेक्ट्रम बनाऊंगी मैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू अगर 2 है, तो n की वैल्यू 2 पे हमारे पास दो तरह के एनर्जी लेवल्स आते हैं। n की वैल्यू 2 पे एक आएगा L1 के लिए, एक आएगा L0 के लिए, बट इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग देख लो। एक आपके पास एनर्जी लेवल आएगा 0.091 का, एक आएगा 0.546 का। ठीक है, ड्राग ने बोला था कि इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी क्या होने वाली है? सेम, मतलब जे की वैल्यू अगर 1/2 है ना, तो उसकी एनर्जी भी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। अगर आपकी जे की वैल्यू, जिन जिन के लिए जे की वैल्यू सेम है, उनकी एनर्जीज भी क्या आने वाली है?
सेम आने वाली है, उनकी एनर्जीज भी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। देख लो, ड्राक ने क्या बोला था, जिसके लिए जे की वैल्यू सेम है उसके लिए एनर्जीज भी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बना था, एनर्जी लेवल्स में ऐसे स्प्लिटिंग हुई थी, ये ऐसे गए एनर्जी लेवल्स, ये दो में स्प्लिट हुआ है, एक L1 के लिए एक L0 के लिए। तो ये बना था 2p3/2, एक एनर्जी लेवल बना है 2s1/2, एक बना है 2p1/2, क्योंकि दोनों के लिए जे की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो इनका एनर्जीज में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों ही डीजनरेट एनर्जी लेवल्स होंगे। ऐसे ही अगर मैं N3 के लिए बनाऊं, N3 के लिए तीन बनेंगे, N3 के लिए कितने बनेंगे, तीन बनेंगे आपके पास। N3 के लिए आपके पास कितने बनेंगे, 0.018 एनर्जी है, एक एक 0.121 है, मतलब 162 आ गई। उसके बाद फिर इसकी एनर्जी सेम है, तो कितने एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं आपको, तीन एनर्जीज दिख रही हैं आपके पास, एक ये है, एक सेकेंड एनर्जी ये है, थर्ड एनर्जी ये है। तो अगर हमने इसको ड्रॉ करना हो तो ये बन जाएंगे आपके, ये वाला लेवल कौन सा बनेगा, 3D5/2, फिर 3P3/2, फिर आपके पास 3S1/2, एक इसके साथ 3P1/2 लेवल डीजनरेट होगा, इसके साथ 3D3/2, ये लेवल्स क्या रहेंगे, डीजनरेट रहेंगे। ठीक है, जिनके लिए जे की वैल्यू सेम है उनके लिए आपके पास क्या होने वाला है, उनके लिए आपके पास एनर्जी की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, उनके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम। तो ये हमें ड्राक ने बताया था, ये हमें ड्राक ने बताया था। अब उसके बाद बात करते हैं इन दोनों के लिए, अगर मैं इन दोनों लेवल्स की बात करूं, इन दोनों में जो एल है, ये मैडम ये 1s1/2 नीचे क्या है? क्या हुआ, जो आपने n इक्वल टू 1 को लिखा 1s1/2, वो नीचे क्यों है, सेम लेवल में नहीं आएगा? एनर्जी शिफ्ट होने की वजह से आया है, एनर्जी शिफ्ट होने की वजह से नीचे को गया है। तो ऐसे कैसे पता चला होगा ये फिफ्टी? वो हमें, मैं बताती हूँ, वो हमें पता कैसे पता चला था, बोहर ने हमें N1 को लेके कुछ एनर्जी दी थी। ठीक है, बोहर ने हमें N1 को लेके एनर्जी दी थी, वो लेवल ये बना था। बट जब ड्राक आया तो ड्राक ने एक इक्वेशन दी है ना, वही डेल्टा टी की, जब हमने उसमें वैल्यूज रखी, उसमें वैल्यू क्या आई, कम आई उससे, इसलिए ये नीचे की तरफ गया। बोहर मॉडल को आगे ड्राक ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई होने के बाद ये ऐसे एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग हुई थी, 1s1/2 की एनर्जी कम हो गई थी। जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हुई तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई, इसलिए नीचे की तरफ बनाया है ये। अब उसके बाद ये भी रिजल्ट, मतलब जो हमारे एक्सपेरिमेंटली आ रहे थे ना कुछ चीजों को, ये डार्क स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद क्या आती है, लैम्प शिफ्ट आती है। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, लैम्प शिफ्ट आती है। ये शिफ्ट हमें क्या बताती है, ये आगे मतलब लैम्प एक साइंटिस्ट का ही नाम है, इसने क्या किया था, चीजों को मॉडिफाई किया था। वो मॉडिफाई कैसे किया था, उसने बोला था कि ये जो दो एनर्जी लेवल्स है ना, इन इनके लिए एन की वैल्यू भी 2 है, जे की वैल्यू भी 1/2 है, बट एल की वैल्यूज में डिफरेंस है। एक के लिए एल की वैल्यू 0 है और एक के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों की जो एनर्जी है वो सेम नहीं हो सकती, ये डीजनरेट नहीं हो सकते, इनमें कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस होता है। और उसी एनर्जी के डिफरेंस को किसने निकाला था, लैम्प शिफ्ट ने निकाला था। ठीक है, उसी को, इस चीज को किसने निकाला था, लैम्प शिफ्ट ने निकाला था। तो लैम्प शिफ्ट की वजह से हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स बनते हैं, लैम्प शिफ्ट की वजह से जो एनर्जी लेवल्स बनते हैं वो लिख लो आप क्या होते हैं।
एक मिनट, मैंने डायग्राम में ही बना के दिखा देती हूँ आपको, इजी रहेगा इसको याद रखना। एक ही डायग्राम बनाते हैं जिसमें सब चीजें आ जाएंगी, सब चीजें, फाइन स्ट्रक्चर भी आ जाएगा और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर दोनों ही आ जाएंगे। तो लैम शिफ्ट ने हमें क्या बताया था कि ये दोनों एनर्जी लेवल्स सेम नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों एनर्जी लेवल मतलब दोनों जो ये है लेवल, इनकी एनर्जी सेम नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस एनर्जी का होता है। वो लैम ने निकाला था, तो इस वजह से ये आगे जब स्प्लिट हुए तो ये ऐसे स्प्लिट होते हैं। इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी अप जाती है, ये लेवल यहाँ पे प्रेजेंट होता है 1s1/2। और ये वाले लेवल्स क्या होते हैं, ऐसे चले जाते हैं, ये वाले लेवल्स ऐसे ही जाएगा 2p3/2। ये लेवल्स थोड़े से अप डाउन हो जाते हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, ऐसे बनते हैं ये। एक बनेगा 2p1/2, एक बनेगा 2s1/2। फिर उसके बाद आगे ये तो ऐसे ही रहने वाला है 3d5/2। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है थोड़ा सा चेंज, ऐसे बनेगा ये 3p, मतलब ये जो है ना लेवल, ये हमारा डीजनरेट नहीं होगा, ये बनेगा ऊपर वाला 3 डी बनेगा ना ऊपर वाला एनर्जी, 3d3/2। फिर इधर बन जाएगा आपके पास 3d3/2। फिर ये बन जाएगा आपका 3p3/2। ऐसे ही ये वाला भी आपका ब्रेक होने वाला है दो में, ये भी दो में ब्रेक हो जाएगा। एक बन जाएगा 3p1/2, एक बन जाएगा 3s1/2। तो ऐसे हर एक लेवल्स इसमें डीजनरेट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस होता है। वो हमें किसने बताया था, लैम्प शिफ्ट ने बताया था, वो हमें लैम्प शिफ्ट ने बताया था। अब ये तीन तरह के आ गए, ये तीनों ही हमारे फाइन स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये तीनों को हम लोग, अगर आपको पेपर में कभी फाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाता है तो लैम्प शिफ्ट, पहले देखो फाइन स्ट्रक्चर दिया था बोहर मॉडल ने, फिर उसमें मॉडिफिकेशन हुई, फिर ड्राक आया, फिर ड्राक को भी आगे मॉडिफाई किया गया, तो फिर लैम्प शिफ्ट आई। तो ये इतना हमारा क्या बना है, फाइन स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, ये इतना हमारा फाइन स्ट्रक्चर बना है। अगर हमने आगे फर्दर क्या करना हो, ना हाइपरफाइन स्ट्रक्चर बनाना हो, वो भी हम लोग बना सकते हैं। अगर मैंने हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, इसमें न्यूक्लियर स्पिन एंटर कर जाएगी, इसमें न्यूक्लियर स्पिन एंटर कर जाएगी, तो इसके लिए अगर आपने बनाना हो तो ये आपका बन जाएगा ऐसे। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में कौन सी चीज इंक्लूड हो जाती है, एफ इंक्लूड हो जाता है, इसके लिए एफ की वैल्यू 1 बनेगी, इसके लिए एफ की वैल्यू क्या बनेगी, 0। अगर हमने आगे बनाना हो इसके लिए, सबके लिए मतलब ऐसे डिवाइड हो जाता है, इसके लिए भी आपके पास एफ की वैल्यू 1 और एफ की वैल्यू 0 बनने वाली है। फिर उसके बाद पी के लिए बन जाएगा, फिर ऐसे ही आपके पास आगे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, ये आगे चलता चला जाएगा। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में जस्ट हमने जे हमें पता चल गया है, ठीक है, जे हमें पता चल गया है। अगर हम न्यूक्लियर स्पिन को भी इंक्लूड कर लें, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू मान लो मैं 1/2 लेके चल रही हूँ, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू मान लो मैं 1/2 लेके चल रही हूँ, तो आपके पास एफ क्या बन जाता है, एफ बन जाता है I - J to I+J। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। जे की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू रखो, ऐसे आप स्प्लिटिंग कर सकते हो। तो ये दो तरह के हैं
एक होता है फाइन स्ट्रक्चर, एक होता है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। किसी को भी इसमें डाउट हो कोई? सभी में S01 ही आएगा ना? क्या हुआ? मतलब आप सभी में S0 और 1 ही लेंगे? यस। 1/2। नहीं, वैल्यू में वेरिएशन आ रही है। जब 3/2 या 5/2 आएगा, S is equal to mod of 5 minus J2 I plus J1। में वैल्यू में चेंज आएगा। ऐसे देखो, तो लैम्प शिफ्ट बेसिकली अगर पेपर में आ जाता है तो आप लिख सकते हो कि इसने यही बताया था कि एनर्जी लेवल्स डीजनरेट नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी एनर्जी में डिफरेंस होता है। और कितना एनर्जी में डिफरेंस होता है? लैम्प शिफ्ट ने हमें बताया था एनर्जी का डिफरेंस होता है, वो एनर्जी का डिफरेंस इतना होता है, 4.373 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है एनर्जी में चेंज। अब उसके बाद हम्म अच्छा, एक चीज है, हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, ये स्ट्रक्चर तो बना लिया। हाइपर फाइन का तो चलो आपको पता है। अगर मैं फाइन स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर हमने ट्रांजिशंस करनी हो कि N2 से N1 तक जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आना है, या फिर किसी भी ऊपर वाले लेवल से हमने नीचे की तरफ आना है, तो हमारे पास ट्रांजिशन रूल होता है ना। हमारे पास ट्रांजिशन रूल होता है। तो अगर हमारे पास ट्रांजिशन रूल है तो फाइन स्ट्रक्चर के लिए क्या ट्रांजिशन रूल रहने वाला है? फाइन फाइन स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास क्या रूल रहने वाला है? एक तो डेल्टा एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन रूल लिखने जा रही हूं मैं। कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल होने वाली है वो हमें इस सिलेक्शन रूल से पता चलेगा। सबसे पहले तो वही ट्रांजिशन पॉसिबल है जिसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू +-1, डेल्टा जे की वैल्यू 0 या +-1 होनी चाहिए, और जे 0 to 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, के 0 to 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ये फाइन स्ट्रक्चर के लिए क्या है? रूल है। फाइन स्ट्रक्चर का तो आज हमने डिस्कस किया है। हाइपर फाइन का बोलो क्या होता है ट्रांजिशन रूल? हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के लिए ट्रांजिशन रूल, सिलेक्शन रूल क्या होता है? डेल्टा F is equal डेल्टा to एफ 0, इज इक्वल टू +-1 प्लस 0 to माइनस 0 not limited। डेल्टा एफ की वैल्यू 0 या फिर +-1 होती है, बट इसमें एक और रूल भी होता है। F is equal to 0। 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं होती मैम। एएसएफ 0 से 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों के सिलेक्शन रूल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। दोनों के सिलेक्शन रूल आपको पता होने चाहिए। तो ये दो हमारे पास थे, एक फाइन स्ट्रक्चर और एक हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। इसी में लैम्प शिफ्ट वाला टॉपिक कवर हो जाता है। अब आपका कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे हमारे असाइनमेंट के। एक मिनट मेरे को निकालने दो आपके असाइनमेंट। आप भी सारे ना स्टूडेंट जल्दी से वो टर्म सिंबल वाली असाइनमेंट निकाल लो।
मेरे को ना क्वेश्चन बताना कौन से मैंने उस दिन स्किप किए थे, होल्ड पे रखे थे उस दिन। टर्म सिंबल वाली असाइनमेंट में मैंने कौन से क्वेश्चंस को होल्ड पे रखवाया था? एक मैम 9th क्वेश्चन है। कौन से वाला? 9th। 9th तो नहीं था। 9th क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन पूछे हुए हैं इन दी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा। अच्छा ठीक है 9th था। उसके बाद 13 भी था मैम। 13। 13, 25th, 25th, आगे 27, 20, 25, 27 and 31। और भी थे। मैम लास्ट वाले हैं 48 है एक। हम्म, 48 47 भी था। 47 भी था। एक मैम 31 भी है। 7 तो लिख लिया मैंने। असाइनमेंट ओपन कर लूं मैं? इसका हमारे पास क्वेश्चन है। अ, नंबर 9।
हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 आता है। उसमें क्या था कि द नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन इन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। उसमें क्या पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस इन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन। एच अल्फा लाइन के लिए अब सबसे पहली चीज है कि एच अल्फा लाइन के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती है। एच अल्फा लाइन के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती है। एच वाली लाइन कौन सी होती है। एच अल्फा लाइन कौन सी होती है। लाइन सीरीज। बाल्मर सीरीज। यस, बाल्मर सीरीज होती है। कि तो बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन होती है N3 से N, मतलब 2 तक आना है उसमें। N2 आएगा। N3 से तो नहीं मैं बोल सकती, ठीक है। N2 लास्ट जो होता है वो 2 तक आना है। जो फाइनल स्टेज है वो हमारी 2 तक आनी है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे लेवल्स बने हुए हैं एंड अप टू सो ऑन। ये हमारा N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, ये N5 है, ये N6 है, N7 है एंड अप टू सो ऑन। तो इसने क्या करना है, सेकंड स्टेज तक आना है, चाहे वो N3 से आए, 4 से आए, 5 से आए एंड अप टू सो ऑन, चाहे वो इनफानाइट से आ रहा है, चाहे वो इनफानाइट से आ रहा है। तो ये हमारी होती है बाल्मर सीरीज। बट जो बिल्कुल फर्स्ट है, ठीक है, अल्फा लाइन उन्होंने पूछा हुआ है ना। अल्फा लाइन का मतलब क्या है, एच अल्फा लाइन का मतलब है कि उसने N3 से N2 तक आना है। N3 से N2 तक आना है। तो हमने देखना है कि इसमें कौन सी N3, मतलब एच अल्फा लाइन में आगे क्या क्या हो और ट्रांजिशंस हो सकती हैं। तो बोहर मॉडल ने हमें जस्ट एन के बीच में ट्रांजिशन करनी सिखाई थी, ठीक है। हमने देखा है ना अभी कि बोहर मॉडल ने हमें एन में ट्रांजिशन करना सिखाया, एन एनर्जी लेवल्स दिए। बट आगे फिर ड्राक आया, लैम शिफ्ट आई, उसने क्या किए, इनमें आगे फर्दर स्प्लिटिंग कर दी। उसने आगे N3 और N2 में फर्दर स्प्लिटिंग कर दी। अगर मैं फर्दर इसमें स्प्लिटिंग देखती हूँ, एक हमारे पास N3 लेवल है, एक N2 एनर्जी लेवल है, 2 लेवल्स है। एक N2 है, एक N3 है। अगर N की वैल्यू 2 है, इसके लिए 2 एनर्जी लेवल्स बनते हैं। एक आपके पास N2 है तो एक L की वैल्यू 1 बनेगी, एक L की वैल्यू 0 बनेगी, ऐसे ही बनेगा। इसमें आपके पास कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0 है, ठीक है। L2 के लिए बोलो क्या बनेंगे एनर्जी लेवल्स, मतलब टर्म सिंबल। इसमें 3D, ठीक है, 3D। बताओ कौन से लेवल्स बनेंगे। जे की वैल्यू L-हाफ टू L+हाफ होती है। जे की वैल्यू L-हाफ टू L+हाफ होती है, तो इसके लिए वैल्यू बन जाएगी आपकी 5/2। और इसके लिए बन जाएगी 3/2। ये हमने अभी तो पीछे किया था। ये बन जाएगा 3P 1/2 और 3P 3/2। इसके लिए बन जाएगा आपके पास 3S 1/2। ऐसे ही इसके लिए आपके पास क्या बन जाएगा, 2 है ना, तो 2P 1/2 और 2P 3/2। इसके लिए आपके पास बनेगा 2P, नहीं, 2S 1/2। ऐसे एनर्जी लेवल्स में ही आगे क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ऐसे बनते हैं एनर्जी लेवल्स। एक ये 3D 5/2, 3D 3/2। ऐसे ये भी आगे दो में स्प्लिट हो जाता है। एक 3P 3/2, 3P 1/2। ये फिर आगे ऐसे बन जाता है 3S 1/2। ऐसे ये भी दो में स्प्लिट हो जाता है, 2P 2P 3/2, ऐसे ये भी बन जाएगा 2S 1/2। तो इतने एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाता है, ये फर्दर स्प्लिट हो जाता है, सिर्फ अगर आपने यही ट्रांजिशन देखनी हो।
एच अल्फा लाइन की ट्रांजिशन देखनी हो तो उसमें आगे ये फर्दर इतने एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब हम देखनी है, ठीक है, कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। तो ट्रांजिशन रूल अभी हमारे पास क्या था, ट्रांजिशन रूल अभी हमारे पास क्या था कि डेल्टा एल की वैल्यू +-1 रहनी चाहिए और डेल्टा जे की वैल्यू 0 और +-1 हो सकती है, और J0 to J0 पॉसिबल नहीं है ट्रांजिशन। तो ये सिलेक्शन रूल है। अब हम देखते हैं इसी ट्रांजिशंस में, इसमें ही देखते हैं क्या हम लोग कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। हमने N3 से N2 तक आना है, तो मैं मतलब D5/2 से क्या मैं P3/2 तक आ सकती हूँ, कोई बता सकता है? 3D5/2 से क्या मैं इस लेवल तक आ सकती हूँ? बोलो। एल की वैल्यू +-1, डी से पी तक आने की वैल्यू 1 का ही चेंज है, आ सकती हूँ मैं। ठीक है, डी से मैं पी तक आ सकती हूँ, बट अब मैंने एल को देखा है, अगर मैं जे को देखूंगी, इसकी 5/2 है, इसकी 3/2 है, आ सकता है। ठीक है, इसी से नीचे आऊंगी, नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो 2 आ जाएगी जे की वैल्यू। ठीक है, अब मैं फिर आऊंगी उसके बाद D3/2 से P3/2, इसमें भी आ सकती हूँ मैं, और नीचे वाले तक इसमें भी जा सकती हूँ मैं। और क्या पॉसिबल हो सकता है, 3P P3/2 से P3/2 तक आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती? बोलो। P3/2 से क्या मैं नीचे P1/2 तक या P3/2 तक आ सकती हूँ? नो मैम। नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें डेल्टा एल की वैल्यू +-1 नहीं बन रही है, 0 बन रही है। और कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है? मैं पी से इधर नहीं जा सकती, इधर नहीं आ सकती, बट पी से नीचे तो जा सकती हूँ, इधर तो जा सकती हूँ। यस, इधर आपके पास डेल्टा जे की वैल्यू भी +-1 बन रही है, और पी से एस जा रहे हैं, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू में भी +1 का ही चेंज है। और मैं कहाँ से जा सकती हूँ, एस से नीचे इधर भी आ सकती हूँ, इधर भी आ सकती हूँ, नीचे नहीं जा सकती। यही बन रही है ट्रांजिशन, टोटल 6 ट्रांजिशंस बन रही हैं। एच अल्फा लाइन में टोटल 6 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, टोटल 6 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। 3P1/2 से 2S1/2 नहीं जा सकते? उसमें डेल्टा एस का चेंज देखो, डेल्टा सॉरी एस बोल रही हूँ, डेल्टा एल का चेंज 0 आ गया। 3P1/2 से 2S1/2। मैम 3P3/2 to 2P1/2 नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, एक ट्रांजिशन बढ़ेगी, यही बनेगा ना। बिल्कुल, ये तो ट्रांजिशन जा सकते हैं, और भी ढूंढो कोई रह गई हो। कोई और ट्रांजिशन जो रह गई हो, 7 बन गई है। मैम 2P3/2 से नहीं आ सकते 2S1/2 तक? अ, दोबारा रिपीट करना। 2 P3/2 से 2S1/2 तक। वो मैंने लिखी नहीं है ले ट्रांजिशन। लिया ना, ले लिया। नहीं, वो नहीं जा सकते, वो तो उसी का लेवल है ना, वो तो N2 का ही है। हमने N3 से N2 तक आना है, आपने N3 से N2 तक आना है, ये तो लेवल्स ही उसके हैं ग्राउंड स्टेट के, तो ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड नीचे स्टेट नहीं में है नहीं आना। 3P3/2 2S1/2 नीचे है। 3P1
बाई 3p3/2 2 2s1/2 ले लिया ना आपने? ये तो ले ली है। और किसकी बात कर रहे हैं? और मेरे को लगता नहीं है कोई बनेगी। नाइन्थ की मतलब इसकी 7 ही ट्रांजिशंस बन रही हैं टोटल। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में मेथड बता दिया है आपको कि ऐसे ट्रांजिशंस बननी है, चाहे वो एच एच बीटा के लिए पूछ ले, चाहे वो फर्स्ट आपकी लाइमन सीरीज के लिए पूछ ले, किसी के लिए भी वो आगे ट्रांजिशंस पूछ ले, तो आपको पता होनी चाहिए, आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तो रट्टा तो नहीं लगा सकते हो। देखो आप एक चीज को कि आपको एच अल्फा लाइन असाइनमेंट में दिया है तो आपको उसी को रट्टा लगा लो, पेपर में एच अल्फा जरूरी नहीं है एच अल्फा ही आए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे ट्रांजिशंस निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो? मैम n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 ही क्यों लिए? एक मिनट, मैं ना इसका वॉल्यूम बढ़ा लूं, बहुत ज्यादा कम सुनाई दे रही है वॉइस। वो बोलो, क्या बोला था आपने? मैम n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 क्यों लिए? n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 क्यों लिया? यस मैम। हम लोग बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं। बाल्मर सीरीज होती है कि आप लोग कहीं से भी, ठीक है, चाहे 3 से 2 तक आए, 4 से 3 तक आए, ये सारी बाल्मर सीरीज है। फिर उसमें हमने जब हाइड्रोजन एटम किया था, अगर आपको याद हो, फर्स्ट वाले को हमने अल्फा लाइन बोला था, सेकंड वाले को बीटा, थर्ड वाले को गामा, फिर डेल्टा, ये ऐसे हुआ था। तो एच अल्फा लाइन कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होती है? N3 से N2 तक। एच बीटा लाइन देखना हो तो वो N4 से N2 तक होती है। एच गामा लाइन देखनी हो, नाम दिए थे हमने, N5 टू N2 तक होती है ट्रांजिशन। ऐसे ही एच डेल्टा लाइन थी आपकी, N6 से N2 तक थी। एच इन्फानाइट लाइन हो गई थी जो इन्फानाइट से N2 तक आई थी। ऐसे हमने नाम दे दिए थे ट्रांजिशंस को। तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है एच अल्फा लाइन, तो हमने जस्ट इन दोनों को टारगेट किया, इन दोनों के बीच में देखा। ओके मैम। इसको बना लो जल्दी से, किसी को कोई डाउट हो? मैडम एच अल्फा बाल्मर सीरीज को क्यों बोलते हैं, लाइमन में क्यों नहीं? अल्फा बाल्मर सीरीज को क्यों बोलते हैं, लाइमन को क्यों नहीं बोलते? लाइमन से पहले आता है ना। नहीं, एच वर्ड, लाइमन के लिए एल वर्ड यूज हुआ है। ये तो हमने लाइमन के उस लिए एल। टाइम पे देखे थे ना कि ये कंफ्यूज करेंगे आपको, उसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने स्पेशली लिखवाया था कि बाल्मर को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, लाइमन को एल से डिनोट करते हैं। ये तो मैंने लिखवाया था आपको क्लास में। उसको देख लो फटाफट से एक बार, जो हमने किया हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। मैम बैक स्लाइड कर। हो गया मैम। डन। हो गया है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है। उसमें उन्होंने पूछा क्या हुआ है, after the doublet splitting of the first excited state, splitting क्या है? 2 2 पाई बाय 2 से 2 2 ऐसे दे रखी है आपको, 3/2 हो रही है ऑफ हीलियम के लिए 3.67 पर सेंटीमीटर हो रही है, ठीक है। देन उन्होंने बोला है कि सेम देन क्रॉसपॉन्डिंग सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगी? सेम हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हमने देखनी हो तो वो क्या बनेगी? सेम ही ट्रांजिशन है, सेम ही ट्रांजिशन है, बट अब हमें देखना है हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा लगाओगे, कोई सोच सकता है? Delta T is ये equal to Z power 4. ये सीधे जेड की पावर 4 वाला आप लगा सकते हो। हमने एक किया था ना कि एनर्जी वाला, मतलब इन टर्म सेंटीमीटर, मतलब हम लोग देख ही इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर में रहे हैं, ठीक है, इन सेंटीमीटर। तो वो जेड की पावर 4 के साथ प्रोपोर्शनल आया था, जो हमने अभी लिखा भी है। ये वाली चीज हमने अभी लिखी भी है, Z4 के साथ। देखो इस एक्सप्रेशन में बाकी सारी चीजें सेम है, एन की वैल्यू भी सेम है, जे एन सब चीजें सेम है, बस एक प्रोपोर्शनलिटी है, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z4 आ रहा है। तो यहीं से हमने जस्ट ये एक आंसर आ Z रहा की है, वैल्यू, है जी। ये आंसर आ रहा है। 1 मिनट, मैंने देखा नहीं है इसका आंसर क्या आएगा। 0 पॉइंट गेस, ए आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसमें देखो जो डेल्टा टी है वो एक ही तरह से वेरी कर रहा है, वो कर रहा है हमारा Z4 के साथ। तो अगर मैं हीलियम की बात करती हूँ, ठीक है, हीलियम के लिए Z हमारा कितना होता है? 2 होता है। और हाइड्रोजन के लिए हमारा क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन के लिए Z हो जाएगा 1। तो अगर हमने देखना हो डेल्टा टी हीलियम के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये हो डिवाइड कर देते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो इसके लिए बन जाएगा 2 की पावर 2, और इसके लिए बन जाएगा आपका 1 की पावर, सॉरी 2 की पावर 4 बनेगा। इसके लिए बन जाएगा 1 की पावर 4, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है ना Z4 के साथ। तो एक बार मैंने लिख लिया हीलियम का, एक बार लिख लिया हाइड्रोजन का, दोनों को कर दिया डिवाइड, तो यहाँ से बन गया 2 की पावर 4 कितना बन जाएगा? 16। तो अगर हमने हाइड्रोजन के लिए निकालना है, हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो क्या बन जाएगा? 1/16 टाइम्स डेल्टा टी हीलियम का। तो हीलियम के लिए आपको कितनी दे रखी है एनर्जी? हीलियम के लिए आपको दे रखी है एनर्जी 3.67 पर सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके आपके पास हाइड्रोजन के लिए बन जाएगा 0.023 पर सेंटीमीटर। इतना ही बन रहा है सबका कैलकुलेट करके। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो,
इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, जो हमने चीज की है उसी के बेस क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करवा दिया है, 9 भी हो गया, 13 भी हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, हमें ये कर लिख लिया है सबने क्वेश्चन 13। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इन एटम इज गिवन बाय, आपको एच ये दे रखा है, ए एल डॉट एस, where L and S denotes the orbital and spin angular quantum number of an electron. The splitting of energy levels हमने क्या फाइंड करनी है? The splitting of the levels P 3/2 and 2p 1/2 is। अगर कभी भी स्प्लिटिंग देखनी हो ना एनर्जी लेवल्स में, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो जो स्प्लिटिंग है एनर्जी लेवल्स की, ठीक है, जो स्प्लिटिंग है एनर्जी लेवल्स की, उसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, वो होता है हमारे पास 2a j+1। जो एनर्जी लेवल्स में जो स्प्लिटिंग होती है वो इसके इक्वल होती है। ये नई चीज है, मैंने अभी तक शायद आपको नहीं बताई है, तो उसको नोट डाउन कर लेना कि अगर कभी पेपर में स्प्लिटिंग पूछी जाए तो वो ये होती है, ए कांस्टेंट है, 2a j+1। ये कहाँ से आया है? मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। एल डॉट एस की हम वैल्यू लिखेंगे, एल डॉट एस की वैल्यू हमें निकालनी आती है। एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वही कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर दोनों एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस करके आपके पास ये बन जाएगा। डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इस चीज को याद रख लेना। अब यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स है आपके पास, क्वेश्चन में एक, तो 2p3/2 और 2p1/2 है, आपने जो 3p3/2। मैं वही बता रही हूँ आपको। अच्छा, 2 है यहाँ पे, दोनों जगह 2 है ना, 2p3/2 और 2p1/2 ये है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, हमने अगर स्प्लिटिंग देखनी है तो j सिर्फ एक वैल्यू है, बट इधर तो j की वैल्यू 3/2 है और इधर आपके पास j की वैल्यू 1/2 है। तो आपने कौन सी लेनी है? आपने लोएस्ट वाली वैल्यू लेनी होती है। आपने लोएस्ट वाली वैल्यू लेनी होती है। इसमें लिख लेना कि जो j है वो आपने लोएस्ट एनर्जी लेवल का लेना है। तो लोएस्ट कौन सा है? j1/2। तो यहाँ पे डेल्टा ई आपके पास बन जाएगा 2a1/2+1। तो ये बन जाएगा 2a × 3/2। और ये कट, और साथ में एच कट स्क्वायर भी आएगा, साथ में एच कट स्क्वायर भी आएगा। वो मैंने लिखा नहीं था, क्योंकि जब एल डॉट एस करते हो, अगर आपको याद हो, वहां पे एच कट स्क्वायर टर्म आती ही आती है, तो यहाँ पे भी एच कट स्क्वायर टर्म आएगी। तो इधर भी एच कट स्क्वायर लिख लो, इधर भी। तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो डेल्टा ई की वैल्यू बन जाएगी 3a एच कट स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ एक नई जो टर्म निकल के आई है कि अगर आपको पेपर में कभी स्प्लिटिंग पूछी जाए, आम पूछ ली जाती है, तो वो होती है 2a j+1 एच कट स्क्वायर। और जो जे है वो आपने लोएस्ट वाला लेना है, जे आपने लोएस्ट वाला लेना है। एक तो मैंने क्वेश्चन नंबर 27 शायद से आपको करवा दिया था, करवा दिया है मैम। करवा 27 दिया हो है। गया मैम।
उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन था? 31। Yes, ma'am. 31 क्वेश्चन में क्या है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी 3p एंड 3s लेवल इन Na इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उन्होंने दिया है कि Na एटम के लिए, सोडियम की बात कर रहे हैं, उसमें 3p एंड 3s एनर्जी लेवल्स, थ्री इन एनर्जी लेवल डिफरेंस आपको दे रखा है, डेल्टा ई की वैल्यू वो दे रखी है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Spin orbit coupling splits the 3p level resulting in two lines differing by 6 angstrom। हमें पता है ना? देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, हम लोग ये चीज कर चुके हैं पहले। उन्होंने बताया कि 3p एंड 3s में आपके पास इतना एनर्जी चेंज आएगा, बट 3p भी आगे स्प्लिट हो जाता है। 3p आगे दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होता है, एक 1/2 और एक 3/2। और इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इन्होंने दे रखा है 6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ दी 3p लेवल इज अप्रोक्सीमेटली, मेरे को ना कुछ इधर गड़बड़ लग रही है। हम्म। मैडम इसमें स्प्लिटिंग। ऐसा ना, थ्री पी दो लेवल में टूट रहा है, तो वो दो लेवल से जो 3s में ट्रांजिशन हो रही है, उन वेवलेंथ का डिफरेंस दिया है। वेवलेंथ, देख, वो तो हो गया है। स्प्लिटिंग ऑफ 3p, हमें वही स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड करनी है, मेन चीज। जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो हमने अभी लिखी थी ना, Aj+1 h कट स्क्वायर, ये लिखा था हमने। अब हमें 3p लेवल्स के लिए देखना है, तो 3p लेवल्स के लिए क्या रखूंगी यहाँ पे मैं J की वैल्यू? हाफ। हाफ हाफ हाफ। देखो, हमने 3p के लिए देखना है ना, इसमें p की वैल्यू वही एक दो बन जाते हैं, एक 3/2, एक 1/2, तो हमने J लेना है लोएस्ट वाला। तो अगर J की वैल्यू लोएस्ट रखते हैं तो हाफ रखते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका ए, J की वैल्यू 1 हमने, mm पहले एक स्टार्टिंग मिनट, में यहाँ पे। एक एक मिनट, यहाँ पे 2 भी तो आता है, 2 आता है साथ में फैक्टर। 2 का फैक्टर आता है। मैं ना एक बार इस चीज को चेक भी कर लूं कि ये 2 का फैक्टर ही आता है, कुछ और तो नहीं आता, कि मेरे को ना थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, आता है 2 का फैक्टर। तो यहाँ से आपके पास 2a, J की वैल्यू 1/2 रखोगे तो 1/2 + 1 × h कट स्क्वायर, डेल्टा E की वैल्यू बन जाएगी 3a h कट स्क्वायर। बट हमारे क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछा हुआ है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछा है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको आगे? तो कैसे सॉल्व करोगे? लगाओगे कोई दिमाग कि कैसे निकलेगा ये?
जो हमें चीजें गिवन है, निकलना तो सब कुछ वहीं से है। सोचो कोई कैसे निकलेगा। मैम वो फॉर्मूला तो ले गए इसमें, ये एक तो डेल्टा लेमडा वाला फॉर्मूला है ना, क्योंकि डेल्टा ई निकालना है ना इसमें। हाँ जी। तो डेल्टा ई इक्वल टू म्यू बी इंटू बी, और डेल्टा लेमडा निकालते हैं इसमें, तो क्या वो 1/λ² कुछ लिखा है ना। देखो हिंट दे देती हूँ। आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बट थोड़ा सा दिमाग चलाना है। आपको डेल्टा टी की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, उसका भी यूज कर सकते हो आप। जो हमने लास्ट किया हुआ है उससे भी निकल जाए। आप कोई पुराना फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये निकलना चाहिए आपका आंसर इसका। मुझे जस्ट ए की वैल्यू निकालनी है। ए एच का स्क्वायर की, वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। तो कंपेयर करना है जस्ट, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पे थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये निकल जाना चाहिए। है तो बहुत आसान, बट थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ये एज अ होमवर्क छोड़ रही हूँ, अगर नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको शाम को आज, कल तक नहीं लेके जाऊंगी, 3 बजे तक आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। बट आप लोग पहले आप ट्राई करके भेजोगे इसको। अगर नहीं होता है तब मैं भेजूंगी। डेल्टा ई की वैल्यू मैम 6 एंगस्ट्रॉम पुट करनी है इसमें। डेल्टा ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने तो निकालना ही डेल्टा ई है। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग चलाओ इस पे, थोड़ा सा। अच्छा, मेरे सामने ना एक क्वेश्चन आया है, शायद से ये क्लास में हुआ है कि नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रल टर्म द स्पेक्ट्रल टर्म फॉर द एटम with 70% filled subshell and only S is equal to 3/2 is। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 3p0, बी ऑप्शन दे रखा है 4f, 5/2, 9/2। सी ऑप्शन दे रखा है 3f 1/2, डी ऑप्शन दे रखा है 4p 1/2। कौन सा आंसर होगा इसमें से? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? बहुत आसान है वैसे तो ये।
बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैम आंसर इसका बी है। यस, बी आंसर है। एस वो पूरा पता नहीं लग रहा, पर ये है कि शेल्स बना के तो पता लग जाएगा कि कैसे कैसे आएगा। 70% फील्ड है और हम बनाएंगे। ऐसे ही करना है। 70% फिल्ड का मतलब क्या है? 70% फिल्ड मतलब मोटर हाफ कितने फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें? 70% का मतलब बोलो क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक होगा मैम। दोबारा बताना, कितने बोले आपने? 1। 1 इलेक्ट्रॉन। आओ। 70% नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 70%, मतलब फिर 1 ही देखो, लेना पड़ेगा ना। अब आप इधर देखो, क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको एस की वैल्यू दे रखी है 3/2। ए और सी ये तो ऐसे पहली चीज ऑप्शन तो कट हो जाएंगे ना। एस की वैल्यू है 3/2। ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या है? उन्होंने बोला है कि जो सबशेल है आपका वो 70% फिल्ड है। अब आपको ये तो नहीं दिया ना कि एस आपका, मतलब कि एस सबशेल है, पी है, डी है, वो तो आपको फाइंड ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लेके चले कि अगर ये एस सबशेल है, एस सबशेल में क्या होता है, एक ही बॉक्स होता है। या तो वो 50% फिल्ड होगा या फिर 100% फिल्ड होगा। एस सबशेल में सिर्फ दो ही ऑप्शंस होती हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 50% फिल्ड होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो 100%। तो एस सबशेल तो होएगा नहीं, पहली चीज। एस सबशेल तो हो ही नहीं सकता, इसमें 70% की तो कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। अब मैं चलती हूँ पी सबशेल पे। अब मैं चलती हूँ पी सबशेल पे। पी सबशेल में 3 बॉक्स बने होते हैं। 3 बॉक्स बने होंगे। ठीक है। अगर आप मान लो, अगर मैंने इधर रखा, 3 इलेक्ट्रॉन्स रखे इसमें, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रखे, तो आपका क्या होता है, 50% होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स रखोगे तो 50% होगा। ठीक है। अगर मैं उसमें क्या रखूं, इसमें मैं क्या रखूं, इसमें मैं रखती हूँ 6 इलेक्ट्रॉन्स, देन वो होता है 100%। अब इसमें थोड़ा सा फर्क ये पड़ चुका है कि 70% को कैसे ब्रेक करोगे। 70% को अगर ब्रेक करना है ना तो आपको वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन को आधा काटना पड़ेगा। तो वो हम काट तो नहीं सकते है ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये वाला जो 100% वाला केस है ना, वो सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है, वो सिर्फ डी सब शेल के लिए ही पॉसिबल है। डी सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर रखते हो तो 50% बनता है डी में। अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन्स रखते हो तो 50%, एक रखोगे तो 10% फिल्ड है, दो रखोगे तो 20%, तीन रखोगे 30%, फोर रखोगे 40%, फाइव रखोगे 50%। सिर्फ इसमें ऐसी पार्टीशन पॉसिबल है डी सब शेल में। 6 रखोगे तो मतलब 6 रख दिए तो 60%, ऐसे 7 रख दिए तो 70%। इसका मतलब उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसकी फिलिंग ऐसे होगी। अपने किसी भी देखो, ये परसेंटेज ये वाली किसके साथ मैच करने वाली है, एस के साथ नहीं करेगी, पी के साथ नहीं करेगी, करेगी तो सिर्फ ये डी के साथ मैच करेगी। तो इसमें डी सबशेल आने वाला है आपका, इसमें डी सबशेल आने वाला, और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। डी सबशेल है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो डी सबशेल है, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एक तो आपने ऐसे रख दिया,
एक आपका हो जाएगा। ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो इसके लिए अगर आपने एल की वैल्यू निकालनी हो, +2 +1 0 -1 -2, तो एल की वैल्यू क्या बनेगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही वैल्यू है, 2 इलेक्ट्रॉन है, +1 वैल्यू है, फिर 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगी -1, फिर आ जाएगी -2। तो यहाँ से बन जाएगा 4 +2 +0 -1 -2। तो एल की वैल्यू आपके पास कितनी बनी यहाँ से? 6 -3, 3 बन गई। ठीक है। एस की वैल्यू, इधर भी 0 बना, इधर भी 0 बना। ठीक है, इधर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड बचे हैं, तो 3 इंटू हाफ, ये बन गई एस की वैल्यू 3/2, और हमें 3/2 ही गिवन है। तो एक तो आइडिया आपको यहाँ से भी लग जाना चाहिए था कि एस की वैल्यू 3/2 है, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचने वाले हैं। तो वो सिर्फ इसी के लिए पॉसिबल हो सकता है, ना एस के लिए आएगा ना उसके लिए आएगा, पी के लिए आएगा। आगे आप एफ पे चलोगे, उसके लिए भी ये चीज 100% वाला पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 100% वाला सिर्फ इस डी वाले में ही पॉसिबल है। तो आपको एल की वैल्यू पता चल गई, एस की वैल्यू पता चल गई, तो जे निकल जाएगा L-S2 L+S। तो ये आपका बन गया 3 -3/2 टू 3 +3/2। तो जे की वैल्यू कितनी बनी आपकी? 3/2 टू 9/2। जे की वैल्यू एक 3/2 आ रही है, 5/2 आएगी, एक 7/2 आएगी, एक 9/2 आएगी। तो ऑप्शंस में क्या था? ऑप्शंस में पहली चीज एल की वैल्यू 3 है, तो एफ आना चाहिए था। एफ हमारा 1/2 तो आ ही नहीं रहा है, वो स्टार्ट ही 3/2 से हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। एक मेरे को चीज बताओ कि किसी ने ये वाली चीज किए बिना 9/2 कैसे निकाला था? ऐसे तुक्का मारा था? मैम एस्टिमेट लगाया था, जैसे आपने पहले बताया ना कि एस में भी नहीं हो सकता, पी में भी नहीं हो सकता, तो उस अकॉर्डिंग हमने एफ को एस्टिमेट लगाया था। कि ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि 3/2 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पता था कि बाकी में नहीं पॉसिबिलिटी है, तभी एफ बोल रहे थे। ये अभी हो गया है क्लियर सबको क्वेश्चन ये? यस यस मैम यस। अच्छा, अब इसी में असाइनमेंट थी ना, उसके क्वेश्चन नंबर 48 देखो। मैम लास्ट स्लाइड दिखाना। ये वाली? यस मैम। ओके मैम। तो क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत इजी है, इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। कि जैसे इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग बिटवीन दी 3p 3/2a and 2p 1/2 levels in hydrogen atom is 0.4 per centimeter. द corresponding splitting in लिथियम में दे रखी है। तो इन्हें स्प्लिटिंग दे रखी है किसमें? फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए 2p 3/2 टू 2p 1/2 में जो स्प्लिटिंग दी हुई है, वो दी हुई है आपको 0.4 पर सेंटीमीटर। उन्होंने पूछा है फॉर लिथियम 2+ एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होता है, लिथियम के लिए आपके पास Z कितना होता है? 3। तो हमें पता है कि डेल्टा T डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है Z⁴ के साथ। तो हमें लिथियम के लिए फाइंड करना है, दोनों को हम लोग कर देते हैं डिवाइड। तो ये बन जाए, प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगी, Z4/Z4। लिथियम के लिए हमने 3 का 4 होगा, और हाइड्रोजन के लिए 1 का 4 होगा। 3 का 4 करते हैं तो कितना बनेगा? 81। 51। 3 10 होते हैं, 5 क्या? यही होता है ना, 3 की पावर 4 करनी है हमने, 4 टाइम्स 81 करोगे होती है। 9 9 81 बनेगा। और
साथ में आ जाएगा आपके पास। अच्छा 81 बनेगा डिवाइडेड बाय 1⁴ है तो 1 ही बन जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा टी लिथियम का बन जाएगा 81 इंटू डेल्टा टी हाइड्रोजन का, और कितनी दे रखी है वैल्यू 0.4 सेंटीमीटर। कितना बना मल्टीप्लाई करके? 32.4 हम्म, तो ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है जैसे हम लोग इसको पीछे भी कर चुके हैं। ये आपका 32.4 पर सेंटीमीटर बन रहा है। ओके 32.4 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा लिथियम के लिए निकल जाएगा। अब उसके बाद एक आता है क्वेश्चन नंबर 47। ये लिख लिया है, कर दूं नेक्स्ट स्लाइड? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, रीड कर लो इसको जल्दी से। द सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट लेवल्स ऑफ अ नॉर्मल, सेपरेशन हमें दे रखी है दो एडजेसेंट लेवल्स में। वो एक दे रखी है 22 पर सेंटीमीटर और एक दे रखी है 33 पर सेंटीमीटर। assume that multiplet is described well by LS coupling scheme and Landes interval rule, namely को एक ये दे रखा है कि E j माइनस 1 इज इक्वल टू AJ। ठीक है, ये वाली वैल्यू दे रखी है और ए कोई कांस्टेंट है। द टर्म नोटेशंस बतानी है हमें क्या होंगी। टर्म नोटेशंस ऑप्शंस दे रखे हैं 3P012, बी ऑप्शन दे रखा है 3F234, सी ऑप्शन दे रखा है 3G345, डी ऑप्शन दे रखा है 3D123। इस क्वेश्चन को रीड कर लो जल्दी से। तीन एनर्जी लेवल्स है हमारे पास, तीन एस्पेक्ट। ठीक है, तीन एनर्जी लेवल्स है। दो का आपको इन दो का दे रखा है क्योंकि एडजेसेंट है ना, इन दोनों का दिया हुआ है 22 पर सेंटीमीटर। इन दोनों का जो वेव नंबर डिफरेंस है क्योंकि पर सेंटीमीटर में है ना, तो 33 पर सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि ये जो एनर्जी लेवल्स है कि इन तीनों के स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स क्या होंगी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, इन तीनों के स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स क्या होंगी ये हमने फाइंड करना है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? अब इसके लिए आप एक चीज देखो, एनर्जी डिफरेंस हमें दे दिया गया है कि जो डेल्टा ई है वो हमारा ए जे के इक्वल है, और जे हम लोग लेते हैं लोएस्ट वाला, जे हम लोग लेते हैं लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें डेल्टा ई दे रखा है। एक तो अगर मैं दो लेती हूँ, देखो ऐसे लेती हूँ मैं, एक अगर जे ये है, आ, ऐसे मान लू मैं, एक क्योंकि दोनों का डिफरेंस है ना, एक J-1 है एक जे है, एक जे हो जाएगा, एक J-1, एक उससे ऊपर वाला हो जाएगा J+1। ठीक है, ऐसे मान सकती हूँ मैं ये चीज क्लियर है सबको कि मैंने कैसे लिखा है? एक जे मान लिया, एक J+1, उससे नीचे वाला J-1। ऐसे ही चलते हैं ना ये एडजसेंट हमने, क्योंकि तीन एडजसेंट एटम्स लेने हैं, तीन एडजसेंट एनर्जी लेवल्स लेने हैं। एक के लिए मान लिया मैंने J है, एक के लिए ऊपर +1 होगा, एक के नीचे मान लिया मैंने -1। तो अगर मैं इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस लेती हूँ, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस लेती हूँ, तो क्या बनने वाला है मेरे पास? इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस लूंगी तो आपके पास बनेगा डेल्टा ई की वैल्यू 22 पर सेंटीमीटर।
और इसके लिए आपके पास ए मतलब जे हमने लेना है लोएस्ट वाला, तो J-1 लूंगी। फिर ऊपर वाले के लिए लूंगी, तो डेल्टा ई की वैल्यू उसके लिए 33 पर सेंटीमीटर दे रखी है। उसके लिए जे लेना है लोएस्ट, तो मैं लूंगी ये वाला जे। अब हम लोग इन दोनों को कर लेते हैं कंपेयर। ठीक है, इन दोनों को कर लेते हैं कंपेयर। पहले मेरे को बता दो कि ये मैंने लिखा है जो, क्या ये सबको क्लियर है कैसे लिखा है? क्योंकि इन दोनों के लिए एनर्जी डिफरेंस आपको 33 दे रखा था, इन दोनों के लिए एनर्जी डिफरेंस 22 दे रखा था। तो इसमें से जे लोएस्ट होने वाला है J-1, इसके लिए जे लोएस्ट होने वाला है जे। तो मैंने जस्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसी से मैं लेके चली हूँ। ठीक है, उसी से मैं लेके चली हूँ। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। अब मैं सेकंड वाली इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल लूंगी। ए की वैल्यू निकालूंगी तो 33 पर सेंटीमीटर बाय जे आ जाएगा। इसको मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो 22 पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये बनेगा 33 पर सेंटीमीटर बाय जे इंटू J-1। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके क्या बनना चाहिए? 22J इज इक्वल टू 33J-1। ये बन गया 33J-33। तो 22J-33, इज इक्वल टू -33। तो क्या बना है? 10J इज इक्वल टू -10J इज इक्वल टू -33। तो J की वैल्यू 3.3 आई है। हाँ? 3:1 11 बनेगा ना आपके पास। ओह सॉरी, 11 आएगा। मैं भी सोच रही हूँ J पॉइंट्स में कैसे आ गया ये। C आ जाएगा आंसर। J की वैल्यू बन गई है 3। जे की वैल्यू कितनी निकल आई है? 3 निकल आई है। तो अगर J3 है तो ऊपर वाला बन जाएगा J4 और नीचे वाला बन जाएगा आपका J2। तो J2 3 4 वैल्यूज आई हैं। 2 3 4 वैल्यू सिर्फ इसी में आ रही है, ऑप्शन बी में। 2 3 4 वैल्यू सिर्फ इसी पे आ रही है। हम्म, और किसी में भी नहीं आ रही। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? मैम आज आफ्टरनून में क्लास लेंगे? नहीं, इस वीक तो नहीं लूंगी। मॉर्निंग में होगी? जैसे आज नहीं लूंगी। आज तो क्योंकि मैं घर पे ही हूँ। घर पे ना एक्चुअली फाइबर का काम, घर पे तो क्या मतलब हमारे उसमें इधर ना फाइबर का काम चल रहा है। तो पूरा दिन वो नेट बंद रखते हैं, नई फाइबर डाल रहे हैं। तो या तो वो सुबह के टाइम चलता है, जहाँ रात को 8 8 तो पता नहीं 7 7 8 बजे चलाते हैं वो नेट दोबारा से। तो दिन के टाइम आज तो पॉसिबल नहीं हुआ, बट कल का मैं आपको बता दूंगी। मैम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दो, अब जितना हुआ उसकी प्रैक्टिस करवा दो क्वेश्चन। वो करते हैं अभी ना असाइनमेंट्स, इसकी सारी वो डिस्कस करनी है। इसकी एटॉमिक की असाइनमेंट्स डिस्कस कर लेंगे। अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं दोपहर में वो और कर भी करवा दो लूंगी। ना प्रैक्टिकल, जितने भी हम लोग की असाइनमेंट करवा दो सारी इस बार है, तो सारा ब्रेकअप हम्म, हो जाएगा। ठीक है, सबकी करा देंगे। स्पिंदर सर को बोलो ना क्वांटम के आज से क्वेश्चन आज है। से आज से वो करवाएंगे। आज से आपकी वो सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उनकी ना मैं क्लास की टाइमिंग हम लोग थोड़ी सी अभी बढ़ाएंगे रात को। मैम हमारे मैथ के कंटेंट का भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। सीधा मैम बोल रहे हैं कि मेरे को इतना ही बोला था और मैथ का कंटेंट अभी है और भी है पढ़ाने वाला। हाँ, वो आज अभी मेरे को पता चलेगा, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं है। उन्होंने अभी ग्रीन फंक्शन वाला बोला था, तो वो उन्होंने अपना टॉपिक करवा दिया था। कि मैम ये आज जो वो आपने बता हाँ दूंगी। जी ओके। वो मैं आज आपको देख के बता दूंगी। और वो वेक्टर स्पेस वाला वहीं से करना है जो आपने वीडियो अपलोड करी हुई है। हाँ जी, अगर आपने लाइव लगाना है मैं बोल दूंगी, वो लाइव भी करवा देंगे।
मैम वो जो मैम ने उस क्लासेस में करवाया वो मैथमेटिकल मैथ्स वाले बच्चों के लिए है ना, हमारे लिए उनको बोलो सिर्फ 2 ही लेक्चर लो, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो बड़ा ही डीप में जाके करवाया वो मैम ने ना, उसमें कर लिया है पर हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, वो तो मैं बोल देती हूँ उनको, करवा देंगे, इस वीक करवा दूंगी आपका वेक्टर स्पेस वाला। मैं ना आज एक बार देख लेती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स उन्होंने अभी आपको ग्रीन फंक्शन वाला ही करवाया है। यस मैम। ठीक है, मैं आज देख लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि उन्होंने क्या क्या करवाया है। मैं एक बार देख के वेक्टर स्पेस वाला मैं इस वीक आपका फ्राइडे मतलब सैटरडे और संडे को करवा दूंगी कंप्लीट। 2 ही लेक्चर लग रहे हैं, 2 में करवा देंगे। बाकी मैं ना थोड़ा सा आज नया शेड्यूल बनाती हूँ आपका। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ कि क्वांटम की क्लास थोड़ी सी बढ़ाएंगे अभी आपकी, रात की क्लास क्वांटम की, क्योंकि फिर उसमें न्यूक्लियर वगैरह भी आनी है, उसकी प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो फिर बढ़ेगी, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेंगे फिर उसके। ठीक है, उसके लिए रेडी रहना, वो लगेगी रात को ही। क्वांटम आज भी लगेगी ना रात को फिर? हाँ जी, हाँ जी, आज से। वो मैं आपको ना करती हूँ शाम को अपडेट, साढ़े, फिर आप लोग 8 से 10 ही रख लो क्लास। ठीक है मैम, आप लो बस, टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है, अब आप ले लो मैम बस। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है टाइम की। हम इस लास्ट टाइम में भी टाइमिंग की दिक्कत करेंगे फिर हम कहाँ कर पाएंगे। आप लेने वाली बात करो, जब मर्जी ले लो आप हमारी क्लास। ठीक है, फिर 8 से 10 2 घंटे की रखते हैं अभी आपकी क्वांटम की क्लास। ठीक है, ये एटॉमिक की क्लास तो मॉर्निंग में ही होगी। अच्छा, आपको लिशा मैम ने क्या क्या टॉपिक्स करवा दिए हैं? मेरे को बताएगा कोई? मैम एक SLVPP करवा दिया है और एक ग्रीन ईशा मैम फंक्शन। ने मैम नैनो शुरू की थी, अभी एक ही लेक्चर लिया है, मटेरियल तो उन्होंने करवा दिया है। ठीक है। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि स्टैटिस्टिकल नहीं होगी, करवाऊंगी। स्टैटिस्टिकल का भी मैं ना आपको या तो मैं लाइव क्लास ले लूंगी दोपहर में, अगर दोपहर में आज लाइव क्लास नहीं बनी तो मैं आज रिकॉर्ड कर दूंगी। अगर नेट चला तो दोपहर में लूंगी, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, क्योंकि उसका बस मेरा एक ही लास्ट लेक्चर रहता है, फिर असाइनमेंट देनी है उसकी आपको मैंने। मैम उसके कुछ टॉपिक्स नहीं हुए स्टैटिस्टिकल के ना? वही बता रही हूँ, जो रहते हैं ना टॉपिक, उसी की बात कर रही हूँ। ओके ओके। नॉन आइडियल वाला जो बचता है ना, उसी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, करते हैं फिर। मैं बाकी ना आज आपको शेड्यूल शेयर करती हूँ बना के नया।